यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्र के भी क्वेश्चंस लिए हैं। कुल मिला के सभी सब्जेक्ट के और सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अटेम्प्ट करें लास्ट तक। पहला प्रश्न, हम्बोल्ट जलधारा किस तट पर चलती है? मैक्सिको तट, ऑस्ट्रेलिया तट, पेरू तट, इटली तट। तो आपको बताना है हम्बोल्ट जलधारा किस तट पर चलती है। हम्बोल्ट जलधारा ठंडी है या गर्म है? हम्बोल्ट जलधारा किस महासागर में चलती है? ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न इससे एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न बन भी सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, हम्बोल्ट जलधारा किस तट पर चलती है? तो आपका राइट आंसर है पेरू तट पर। किस तट पर चलती है? पेरू देश है उसके पास से ही चलती है, तटीय भाग में, तो पेरू तट पर चलती है। और इसका दूसरा नाम हम्बोल्ट जलधारा और पेरू जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ठंडी जलधारा है और यह प्रशांत महासागर में चलती है। कहाँ पे चलती है? प्रशांत महासागर में चलती है और दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है और भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है। इतनी सब बातें। हम्बोल्ट जलधारा का नाम पेरू जलधारा भी है, प्रशांत महासागर में चलती है और ठंडी जलधारा है। दूसरा प्रश्न, गर्म और शुष्क पवन चिनूक कहाँ चलती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत या हिमालय पर्वत श्रृंखला। एक तो यहाँ पे ये गर्म और शुष्क पवन है, चिनूक कैसी है? गर्म हवा है। तो कहाँ पे चलती है आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंडीज पर्वत, रॉकी, एटलस या हिमालय। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो चिनूक है वो रॉकी पर्वत श्रृंखला में चलती है। कहाँ पे चलती है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। अब सवाल उठता है रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? देश भी पूछ सकते हैं कि किस देश में चलती है गर्म और शुष्क पवन चिनूक। तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत है और यह वहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक पवन रॉकी पर्वत श्रृंखला पर। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई इससे संबंधित। तीसरा प्रश्न, आप देख रहे होंगे कि आपके जितने भी डाउट हैं सभी ऑप्शन के सब कुछ क्लियर होते जा रहे होंगे। जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना है मैं आपको ऑटोमेटिक बता देता हूँ। बेलारूस की राजधानी क्या है? ओस्लो, एम्स्टर्डम, मिन्स्क, मैक्सिको सिटी। तो इनमें से आप बताइए बेलारूस की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर है बेलारूस की राजधानी है वो मिन्स्क है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ओस्लो कहाँ की राजधानी है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। कहाँ की है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? एम्स्टर्डम है आपकी नीदरलैंड की राजधानी। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। चौथा प्रश्न, कैंटरबरी घास मैदान कहाँ है? एक ना एक घास मैदान पूछ लिया जाता है और 8 से 10 ही हैं, बहुत आसान है। अगर ऐसा फ्री में 1 नंबर मिल रहा है तो आप इसे क्यों मिस करें? एक ना एक घास मैदान आपने देखा है, बार बार पूछा जाता है। तो आपको बताना है कैंटरबरी घास मैदान कहाँ है? कनाडा, ब्राजील, अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो आप लोग बताएं कि कैंटरबरी घास मैदान कहाँ है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो कैंटरबरी घास मैदान है वो न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड के घास मैदानों को हम कैंटरबरी कहते हैं। अब हम एक बार विश्व के प्रमुख घास मैदान देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंपास कहाँ का घास मैदान है? अर्जेंटीना। अगर आपको कभी अर्जेंटीना ना दें तो अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो दक्षिण अमेरिका भी बोल सकते हैं। पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका। प्रेरी कहाँ पे है? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका भी बोल सकते हैं। बेल्ट कहाँ है? बेल्ट घास मैदान, बेल्ट घास मैदान दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स घास मैदान ऑस्ट्रेलिया। सवाना घास मैदान मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीकी देशों में संयुक्त रूप से। तो जितने भी मुख्य घास मैदान है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और जिन लोगों से बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो आप इन्हें वीडियो रोक के जरूर लिख लें। 5वां प्रश्न, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग निर्मित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है वो किस चीज से निर्मित है? स्याल, सीमा या नीफे से। तो इनमें से आपको बताना है कि किससे निर्मित है। जो मैंने तीनों है स्याल, सीमा, नीफे। तो पृथ्वी का एक ना एक भाग, बाहरी हो, मध्य भाग हो, आंतरिक भाग हो, एक ना एक से निर्मित है। तो यहाँ को आपको बताना है कि पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है वो किससे निर्मित है। तो आपका राइट आंसर है नीफे से। किससे है? नीफे से, जिसका फुल फॉर्म होता है निकेल और एफ ही आपकी होती है फेरस, जिसे हम आयरन बोलते हैं। आयरन का रासायनिक नाम है फेरस। तो निकेल और फेरस से आपका पृथ्वी का आंतरिक भाग निर्मित है, ठीक है ना। और जो मध्यवर्ती भाग है पृथ्वी का वो सीमा से निर्मित है। किससे है? सीमा से, या जिसे हम मेंटल भी बोलते हैं। अगर हम सीमा बोलें तो सीमा से मतलब है सिलिका और एम से मैग्नीशियम। SI से सिलिका, एम से मैग्नीशियम। और जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग या क्रस्ट बोले हम, वो निर्मित है सियाल से।
सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई हैं, एग्जामों में पूछी जाती हैं और मैंने बारीकी से आपको समझा दिया है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, मध्यवर्ती भाग और सबसे आंतरिक भाग किससे निर्मित होता है। एक बार और आप जल्दी से देख लीजिए, सबसे आंतरिक भाग नीफे से, मध्यवर्ती भाग सीमा से और पृथ्वी का ऊपरी भाग सियाल से। फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ। सियाल बोले तो सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा बोले तो सिलिका मैग्नीशियम, नीफे बोले तो निकेल फेरस, फेरस मतलब आयरन। इतनी चीजें आप लोग याद रखें। छठवां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है मणिपुर, सिक्किम, गोवा या नागालैंड। तो आप लोग बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सातवां प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। 7,566 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 18,435 किलोमीटर या 24,000 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई। लद्दाख, शिमला, जलपाईगुड़ी या दार्जिलिंग। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है वो लद्दाख में बनाई गई है। कहाँ पर, लद्दाख। अभी पिछले साल 2017 में ही बनाई गई है। नौवां प्रश्न, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। महान हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय या दक्षिणी हिमालय। आपको बताना है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। सबसे दक्षिणी भाग बोले हम तो अपने तरफ का, अपने देश की तरफ का भाग, ये आपका क्या है, ये हिमालय है। इस तरह से आपका हिमालय है। तो ये 3 परतों में है, तो मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ, ये हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग होगा। इसको हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका, हम इसको शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवालिक। जो हिमालय का भारत के पास का सबसे भाग है, सबसे पास का भाग है, वो बोले हम सबसे दक्षिणी भाग है, उसे हम शिवालिक कहते हैं। महान हिमालय है जो सबसे ऊपरी भाग है और मध्य हिमालय मध्य का भाग है। और इसे हिमालय को ये जो भाग है लंबाई के अनुदेश है, ये आपकी हिमालय की लंबाई है, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर। और इन ऐसे ही ये 3 भाग बांटे गए जैसा कि मैंने पहले बताया, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज। 10वां प्रश्न, मैकाल पठार कहाँ है। सुना होगा आपने मैकाल, लेकिन शायद आंसर आपको पता हो सकता है ना हो। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में, झारखंड व बिहार में, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में। तो आपको मैकाल पठार बताना है। मैकाल पठार की जगह मैकाल पर्वत भी हो सकता है, क्योंकि पठार क्या होता है, एक बहुत ही लंबा भाग होता है जिसकी ऊंचाई लगभग नियत रहती है, जिसकी समुद्र तल से, सी लेवल से ऊंचाई लगभग नियत रहती है बहुत लंबे क्षेत्र में, उसे हम पठार बोलते हैं। लेकिन पर्वत क्या है, जिसमें कई चोटियां होती हैं, कहीं पर नीचा है कहीं पर ऊंचा है, उसे हम पर्वत बोलते हैं। तो मैकाल पठार है फ्रेंड्स वो छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में, इसका अधिकतर भाग छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में हो सकता, कभी भी अगर इसका क्वेश्चन आए तो सिर्फ छत्तीसगढ़ रहे, क्योंकि इसका अधिकतर भाग छत्तीसगढ़ में, कुछ मध्य प्रदेश में है। और जो आपने इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मैकाल पठार की, अमरकंटक। आप देख रहे हैं मुंह से कुछ थोड़ा सा गलत भी निकल जाता है, क्योंकि इतना मैं सिर्फ बिना देखे बता रहा हूँ, जितना मुझे याद है उतना आपको कंटिन्यू बोलते जा रहा हूँ। तो जो मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है, लगभग 1024 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक क्वेश्चन और आता है, जो सोन नदी और नर्मदा नदी है, इनका उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक में, और ये कहाँ पे आता है, मैकाल पठार। तो डायरेक्ट अमरकंटक न बोल के मैकाल का पठार भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको मैकाल के पठार से संबंधित यहाँ पे बताई हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। 3 है जो गंगा की सहायक नदी है, एक है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो माही, गोमती, घाघरा या गंडक। आसान प्रश्न है, आप ऑप्शन देख के आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आपने सुना होगा गोमती, गंडक, घाघरा, तीनों हैं वो गंगा की सहायक नदी हैं। जबकि जो माही नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, या मध्य प्रदेश के शायद धार जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकल के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है माही नदी, गुजरात में बहती हुई। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, 1 रुपए के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव भारत सरकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर, रिजर्व बैंक के उप गवर्नर या वित्त मंत्री। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बताएं कि 1 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वित्त सचिव भारत सरकार। किसके होते हैं, वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 अप्रैल 1907, 10 मार्च 1936, 26 नवंबर 1949 या 1 जुलाई 1955। तो भारतीय स्टेट बैंक की आपको स्थापना बतानी है। तो राइट आंसर है इसका, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। जो इंपीरियल बैंक का उसी का नाम बदल दिया गया था और इंपीरियल बैंक की स्थापना शायद 1921 में हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955, 1 जुलाई 1955। 14वां प्रश्न, भारत में नई औद्योगिक नीति कब बनी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे हम उदारीकरण की नीति भी बोलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीएससी में तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सिंपल अगर हमारे एग्जाम में आता है तो सिंपल ही कि औद्योगिक नीति कब बनी, या इसे क्या बोलते हैं, उदारीकरण की नीति। 1983, 1988, 1991 या 1999 में भारत में नई औद्योगिक नीति कब बनी? तो इसका राइट आंसर है नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में नई औद्योगिक नीति बनाई थी। ठीक है ना, इससे अधिकतर क्षेत्रों में लाइसेंसों की मांग खत्म कर दी थी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको जो 3 है खेल और खिलाड़ी से संबंधित कि एक खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, 3 जोड़े हैं वो सही है, एक जोड़ा गलत है, तो आप उसको पहचान के फ्रेंड्स बताएं। महेश भूपति टेनिस, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन, धनराज पिल्लाई हॉकी, संध्या अग्रवाल बास्केटबॉल। तो जो महेश भूपति हैं जाने माने टेनिस स्टार हैं, तो ये आपका सही है। पुलेला गोपीचंद है बैडमिंटन से संबंधित हैं और हाल ही में अभी वो बहुत सालों से बैडमिंटन में कोचिंग दे रहे हैं। साइना नेहवाल, पीवी संधू उन्हीं के मार्गदर्शन में इतनी ऊंचाई पर गई हैं, वो उन सबके कोच हैं। और धनराज पिल्लाई हॉकी से संबंधित हैं। लेकिन जो संध्या अग्रवाल हैं वो क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, इंदौर की हैं, तो संध्या अग्रवाल क्रिकेट से संबंधित है। ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी वाला सुमेलित नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 6, 7 या 11? तो आपको पोलो में बताना है कि टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो पोलो में है वो 4 खिलाड़ी होते हैं। अगर वाटर पोलो पूछा जाए तो वाटर पोलो में शायद 7 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हम पोलो की बात कर रहे हैं तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। 17वां क्वेश्चन, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स के लेखक कौन है? चेतन भगत, सलमान रुश्दी, किरण देसाई, कुलदीप नायर। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स के लेखक, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो बताएं। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स के लेखक कुलदीप नायर हैं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? पुलित्जर, मैग्सेसे, ग्रैमी या ज्ञानपीठ? जैसा कि आपको पता है पुलित्जर पुरस्कार उसके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और मैग्सेसे पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो केवल साहित्य से संबंधित है। हमारा राइट आंसर डी। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता या संगीत? तो आपको मूर्ति देवी पुरस्कार बताना है। तो इसका राइट आंसर है जो मूर्ति देवी पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 30 नवंबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी? तो राष्ट्रीय विधि दिवस आपको बताना है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय विधि दिवस है फ्रेंड्स वो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 21वां, विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बताएं कि विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी, 23 जनवरी, 13 मार्च या 23 अप्रैल? तो राइट आंसर है इसका जो विश्व कॉपीराइट दिवस है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 22वां प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोलों ने, पल्लवों ने, चेदियों ने या चालुक्यों ने? तो राइट आंसर है इसका महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों ने करवाया था। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? देबू चौधरी, मधुप मुदगल, रोनू मजूमदार या बेबू बाजरा? तो राइट आंसर है इसका रोनू मजूमदार बांसुरी वादक हैं। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? वीधी, झौरा, तमाशा या राई? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स झौरा। झौरा है वो उत्तर प्रदेश का लोक जनजातीय नृत्य है। आप राई के बारे में भी थोड़ा सोच रहे होंगे, राई बुंदेलखंड का नृत्य है। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले आते हैं, लेकिन वो जनजाति से संबंधित नहीं है। सभी जातियां राई का नृत्य करती हैं, लेकिन झौरा है वो जनजातियों में ही प्रसिद्ध है।
25वां प्रश्न, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है 4, 5, 6, 7। तो आपको बताना है भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या, मतलब ऐसे 6 भागों में बांटा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 6 भागों में जनसंख्या के आधार पर कि अगर इतने से ज़्यादा जनसंख्या है तो हम उसे फर्स्ट कैटेगरी में रखेंगे, सेकंड इतने से अधिक जनसंख्या है तो सेकंड कैटेगरी में, इतने से इतने के बीच है। इस तरह से हम भारतीय जनसंख्या विभाग ने नगरीय केंद्रों को 6 प्रकार से बांटा है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था, अमेरिका, चीन, भारत या रूस। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, चार्ल्स हेडन, वैलेंटाइन टेरेस्कोवा, कल्पना चावला या जुंकू तबई। तो राइट आंसर है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटाइन टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय प्रथम महिला कल्पना चावला, और हिमालय पर जाने वाली नहीं, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला जुंकू तबई। तो जो यहाँ पे पूछा है प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली वैलेंटाइन टेरेस्कोवा। 28वां प्रश्न, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर है, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, वाराणसी। आपने शायद ही पहली बार प्रश्न सुना होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे योजनाबद्ध शहर कौन सा है भारत का, तो राइट आंसर है चंडीगढ़, बी इसका राइट आंसर है, चंडीगढ़ सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर है। 29वां प्रश्न, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में या अनुसूची 4 में। तो राइट आंसर है अनुसूची 3, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। 30वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, 60वां, 61वां, 65वां या 42वां। शायद मैंने पर्यावरण के समय भी इस क्वेश्चन को कराया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं आपकी 21 साल से घटा के मतदान की आयु 18 साल किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है, तो राइट आंसर है 61वां संशोधन। 31वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, यूएसए से, ब्रिटेन से, सोवियत संघ से या आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या भी दोनों। फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट में सभी लोग ईमानदारी से अपने मार्क्स बताएं, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। अभी भी शेयर बहुत ही कम लोग करते हैं, आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो राजेंद्र प्रसाद हैं वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। 33वां प्रश्न, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कब समझी जाती है यदि वह सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप बताएं कि कितने दिनों में उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है, तो राइट आंसर है 60 दिन। 34वां प्रश्न, किसने कहा था तिलक भारतीय असंधि के जनक हैं, महात्मा गांधी, वैलेंटाइन रूल, लॉर्ड रीडिंग या एनी बेसेंट। भारतीय असंतोष का जनक तिलक को किसने कहा था, तो राइट आंसर है वैलेंटाइन रूल। 35वां प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना, चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, स्वदेशी आंदोलन। 36वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आगा खां, सैयद अहमद खां, हसन खां या मोहम्मद अली जिन्ना। तो फ्रेंड्स, जो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था वो आगा खां थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या मनमोहन सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। 38वां प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर या गुरु अंगद। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न, हवा महल कहाँ है, बेंगलोर, छत्तीसगढ़, लखनऊ या जयपुर। तो आसान है बहुत ही, हवा महल है वो जयपुर में है। लास्ट प्रश्न आपका, दिल्ली में हौज घास का निर्माण किसने करवाया, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी।
तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपके सभी क्वेश्चन हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग मार्क्स जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दिल्ली में हौज घास का निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।